सिद्धार्थ गौतम ने जब अपना घर छोड़ा था तब उनकी एज थी 29। और तुम्हारे भी दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि इज इट पॉसिबल कि 29 साल की उम्र तक उन्होंने किसी को बीमार होते नहीं देखा, या फिर बूढ़े होते नहीं देखा, या फिर किसी की मृत्यु नहीं देखी होगी। इज इट पॉसिबल? इस बात पे आज भी तुम्हें कई सारे लोग क्वेश्चन उठाते मिल जाएंगे कि व्हाट वाज द रीजन व्हाई बुद्धा लेफ्ट हिज होम। और यही इस वीडियो का आज मेन टॉपिक है। वेलकम टू क्यूरियस पोर्टल वेयर वी टॉक अबाउट मिस्ट्री, माइथोलॉजी एंड मैजिक। तो इसलिए प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना। मान लो तुम बचपन से एक ही चीज में बिलीव करते आए कि 2+2 4 होता है। तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें यही पढ़ाया, स्कूल बुक्स में तुमने यही पढ़ा, तुम इसी कंसेप्ट में बिलीव करते हुए बड़े हुए। लेकिन एक दिन अचानक से तुम्हें बता दिया जाता है कि 2+2 5 होता है। ऐसे में तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? शॉकिंग, राइट? इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही होने वाला है। बट मेक श्योर तुम इस वीडियो को एंड तक देखो, कोई भी कंक्लूजन निकालने से पहले। बुद्धिज्म, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में बुद्धिज्म में बिलीव करने वाले लोगों की पॉपुलेशन है 5 to 6%, विच मेक्स अ नंबर ऑफ 500 to 600 मिलियन पीपल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बुद्धिज्म की शुरुआत सिद्धार्थ गौतम ने की थी, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। उनकी अर्ली लाइफ के बारे में यही बताया जाता है कि उनका जन्म राजा शुद्धोधन के घर हुआ था, जो कि एक शाक्य किंगडम के रूलर थे। उनका जन्म लुम्बिनी नाम के गांव में हुआ था, जो कि अब नेपाल का हिस्सा है। उनकी माता का नाम था माया देवी, जिन्हें महामाया भी कहा जाता है। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के साथ एक भविष्यवाणी जुड़ी थी कि या तो ये बच्चा आगे चलकर एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा महान धर्मगुरु बनेगा। राजा शुद्धोधन, जो कि शाक्य किंगडम के रूलर थे, वो चाहते थे कि उनका बेटा आगे चल के राजगद्दी को संभाले, आगे चल के राजा बने, एक चक्रवर्ती राजा बने। ऐसे में बचपन से ही सिद्धार्थ गौतम को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा गया जिससे कि वो धर्म, ज्ञान और मोक्ष वाली साइड ना जाए, क्योंकि राजा चाहते थे कि वो एक चक्रवर्ती सम्राट बने, ना कि एक बहुत बड़ा महान गुरु। सिद्धार्थ की परवरिश इस तरह से की गई थी कि उनको बचपन से ही सारी सुख सुविधाएं दी गई थी। उनको हर तरह की दुख और तकलीफों से दूर रखा गया था। उनको जीवन के सत्यों से दूर रखा गया था, जैसे कि जीवन, मरण, बीमारी, बुढ़ापा, ताकि वो किसी भी तरह से साधु वाला जीवन ना अपना ले। उनको शुरुआत से ही सभी सुख सुविधाएं दी गई थी, उनको एक लग्जरियस लाइफ दी गई थी। और राजा शुद्धोधन ये चाहते थे कि सिद्धार्थ अपना मन लग्जरियस चीजों में लगाएं, जो महल की सुख सुविधाएं वाली चीजें हैं उनमें अपना मन लगाएं और धर्म और मोक्ष की तरफ ना जाएं, क्योंकि वो चाहते थे सिद्धार्थ एक सम्राट बने, ना कि एक साधु। लेकिन इतना सब मिलने के बाद भी सिद्धार्थ का मन सुख सुविधाओं में नहीं लगता था। वो राजमहल में अपना मन नहीं लगाते थे, बल्कि वो बहुत ही शांत और अकेले अकेले रहते थे। सिद्धार्थ का ऐसा बिहेवियर देखकर राजा शुद्धोधन ने यशोधरा नाम की राजकुमारी से उनकी शादी करवा दी। यशोधरा और सिद्धार्थ का एक बेटा भी था, जिनका नाम था राहुल। अब क्योंकि शुरुआत से ही सिद्धार्थ को एक बहुत ही प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता था, बाहर नहीं जाने दिया जाता था राजमहल के। ऐसे में सिद्धार्थ के अंदर हमेशा ये उत्सुकता रहती थी कि राजमहल के बाहर कैसी दुनिया होगी। वो अक्सर राजमहल से बाहर जाकर बाहर की दुनिया देखना चाहते थे। और एक दिन मौका पाकर वो अपने सारथी छन्न के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में उनको 4 ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं विच वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। वो 4 दृश्य थे, एक बीमार आदमी को देखना, एक बूढ़े आदमी को देखना, एक शव यात्रा को देखना और एक साधु को देखना। अब जैसा कि सिद्धार्थ की अर्ली लाइफ के बारे में यही बताया जाता है कि उन्होंने कभी बुढ़ापा, बीमारी, दुख, तकलीफें, ऐसी सब चीजें नहीं देखी थी। तो पहली बार जब अपने सारथी छन्न के साथ वो बाहर गए तो उन्होंने ये 4 दृश्य देखे। ऐसे में एक बीमार आदमी को देखकर सिद्धार्थ अपने सारथी से पूछते हैं कि क्या मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ? इस पर सारथी कहता है कि हाँ, हर इंसान बीमार पड़ सकता है। उसके थोड़ा आगे चलकर जब उनको एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है तो सिद्धार्थ पूछते हैं कि क्या मैं भी बूढ़ा हो सकता हूँ? तो ऐसे में उनका सारथी कहता है हर इंसान बचपन, जवानी और बुढ़ापे से गुजरता है, यही तो जीवन का सत्य है। इसके बाद जब वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो उनको एक शव यात्रा दिखाई देती है। सिद्धार्थ अपने सारथी से पूछते हैं कि ये किस तरह की यात्रा है, जिस पर वो सारथी कहता है कि इस आदमी की मृत्यु हो चुकी है और ये शव यात्रा निकल रही है। इस पर सिद्धार्थ गौतम पूछते हैं क्या मैं भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा? जिस पर सारथी कहता है कि हाँ, ये तो जीवन का सत्य है, हर कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर एक साधु को देखकर सिद्धार्थ पूछते हैं कि ये किस तरह का जीवन बिता रहा है। ऐसे में उनका सारथी बताता है कि ये एक साधु है जो जीवन में मोक्ष की तलाश में है। इन 4 दृश्यों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा सिद्धार्थ की लाइफ पर। वो जब वापिस राजमहल में आए तो अक्सर इन चीजों के बारे में सोचते रहते थे। उनके अंदर एक बहुत ही तीव्र इच्छा पैदा हुई कि उनको भी उस साधु का जीवन अपनाना चाहिए। इन 4 इवेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है बुद्धिज्म के अंदर, क्योंकि ये 4 इवेंट्स ऐसे थे जिसकी वजह से सिद्धार्थ जो थे वो मोक्ष के रास्ते पर निकल गए थे। और उसके बाद तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने बुद्धिज्म का किस तरह से प्रचार किया। राजमहल में वापस आने के बाद सिद्धार्थ अक्सर इस बात पे विचार करते रहते थे। ये जो 4 इवेंट थे, जो 4 दृश्य थे, एक बूढ़े आदमी को देखना, एक बीमार आदमी को देखना, एक शव यात्रा देखना
और एक साधु को देखना, इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था उनके जीवन पे। वो अक्सर इस बात पे विचार करते थे एक दिन वो भी बीमार पड़ सकते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में उनका ये जो राजमहल है, उनका परिवार है, सब उनसे एक दिन छीन जाएगा। ऐसे में उन्हें लगा कि उन्हें साधु वाला जीवन अपनाना चाहिए, लेकिन वो जानते थे कि उनका जो परिवार है इस बात को सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे में एक दिन मौका पाकर वो अपने परिवार को, अपनी वाइफ को और अपने बेटे को छोड़कर अध्यात्म की खोज में साधु वाला जीवन अपनाने के लिए निकल जाते हैं। और यही स्टोरी है जो हम बचपन से सुनते आए हैं, स्कूलों में पढ़ते आए हैं। व्हाट इफ आई टेल यू देयर इज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ स्टोरी, जो कि ज्यादा लोगों को पता नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट सिद्धार्थ गौतम की डेथ के बाद लिखे गए थे, तो ऐसे में हो सकता है कुछ स्टोरीज जो हैं वो डिफरेंट हों, बट उन्हें प्रेजेंट अलग तरीके से किया गया। बट लेट्स टॉक अबाउट दीज 4 इवेंट्स। अगर तुम गूगल भी करोगे कि सिद्धार्थ गौतम ने अपना घर क्यों छोड़ा था, तुम्हें यही आंसर मिलेगा कि उनकी लाइफ में 4 ऐसे इवेंट्स थे, 4 ऐसे दृश्य थे। सिद्धार्थ गौतम अध्यात्म के रास्ते पर जाना चाहते थे और उन्होंने अपना घर छोड़ा था, और यही स्टोरी हम बचपन से सुनते आए हैं। बट आज मैं तुम्हें एक डिफरेंट वर्जन सुनाने वाला हूँ स्टोरी का, जिससे तुम कहीं ना कहीं इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये जो स्टोरी हम सुनते आए हैं क्या ये रियल है, या फिर ये स्टोरी रियल है जो तुम्हें आगे चल के मैं बताने वाला हूँ। सिद्धार्थ गौतम ने जब अपना घर छोड़ा था तब उनकी एज थी 29, और तुम्हारे भी दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि इज इट पॉसिबल कि 29 साल की उम्र तक उन्होंने किसी को बीमार होते नहीं देखा, या फिर बूढ़े होते नहीं देखा, या फिर किसी की मृत्यु नहीं देखी होगी। इज इट पॉसिबल? इस बात पे आज भी तुम्हें कई सारे लोग क्वेश्चन उठाते मिल जाएंगे कि व्हाट वाज द रीजन व्हाई बुद्धा लेफ्ट हिज होम, और यही इस वीडियो का आज मेन टॉपिक है। अभी मैंने तुमको जो स्टोरी बताई अबाउट व्हाई बुद्धा लेफ्ट हिज होम, जरा इस पर एक बार विचार करके देखो। इज इट रियली पॉसिबल कि 29 साल की एज तक सिद्धार्थ ने किसी को बूढ़े होते नहीं देखा, किसी को बीमार पड़ते नहीं देखा, किसी की डेथ के बारे में सुना नहीं, या फिर किसी साधु के बारे में नहीं सुना? फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि उनकी जो एजुकेशन थी ये कैसे पॉसिबल है कि उस एजुकेशन में कभी किसी साधु का जिक्र ना हुआ हो। सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि क्या सिद्धार्थ ने कभी सच में किसी की मृत्यु के बारे में नहीं सुना, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम्पल तो उनकी माता थी जिनकी डेथ हो चुकी थी। क्या सिद्धार्थ को कभी भी उनकी माँ के बारे में नहीं बताया गया था? थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि इज इट रियली पॉसिबल कि 29 साल की एज तक सिद्धार्थ खुद कभी बीमार नहीं पड़े, उनको कभी बीमार आदमी के बारे में पता ही नहीं था? फोर्थ पॉइंट मेरा ये है कि इज इट रियली पॉसिबल कि सिद्धार्थ ने कभी किसी को बूढ़े होते नहीं देखा, क्योंकि एक एग्जाम्पल तो उनके फादर थे जो उनके सामने ही हर साल टाइम के अकॉर्डिंग बूढ़े हो रहे होंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि सिद्धार्थ ने ये चारों दृश्य पहले कभी देखे ही नहीं हो? अगर ये स्टोरी सुनने के बाद तुम्हारे भी दिमाग में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके आंसर्स तुम ढूंढ रहे हो, या फिर तुमको इस स्टोरी को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टोरी रियल नहीं लगती, तो फिर तुम्हें सेकंड स्टोरी जानने की जरूरत है जो कि तुम्हारे सारे सवालों के आंसर कर देगी। पर सेकंड स्टोरी बताने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, मुझे नहीं पता कि कौन सी स्टोरी रियल है कौन सी फेक है। मेरा काम है बस दोनों स्टोरीज को तुम्हारे सामने रखना, ताकि तुम खुद डिसाइड कर पाओ कौन सी स्टोरी तुम्हारे सवालों के जवाब देती है और कौन सी ऐसी स्टोरी है जो तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं देती। सेकंड स्टोरी जानने से पहले तुम्हें थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना होगा उस टाइम पीरियड का जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। गोइंग टू द 6th सेंचुरी BC, नॉर्थन इंडिया किसी एक रूल के अंडर नहीं था, बल्कि देश बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों में कुछ राज्य मोनार्कियल थे और कुछ नॉन मोनार्कियल थे। मोनार्कियल बेसिकली उन राज्यों को कहा जाता है जहाँ किसी एक फैमिली से राजा होता है, यानी कि वहाँ पे राजवंश चलता है। किसी एक फैमिली से राजा होता है, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनता है, फिर उसके बाद उसका बेटा, और इस तरह से एक ही फैमिली से राजा चुना जाता है, यानी कि एक ही फैमिली से राजगद्दी पास होते चली जाती है उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को। अब हम बात करें नॉन मोनार्कियल स्टेट की, तो नॉन मोनार्कियल स्टेट बेसिकली वो स्टेट होती थी जिसके अंदर लोग वोटिंग करके अपने राजा को चुनते थे। बेसिकली उनकी एक असेंबली हुआ करती थी जिसमें सब लोग वोटिंग करते थे और किसी एक आदमी को चुनते थे राजा का काम करने के लिए। फिर उस आदमी को राजगद्दी पे बिठाया जाता था, उसके पास राजा की पावर्स होती थी। लेकिन उस राजा के बाद जब उसके बेटे को राजा चुनना होता था तो दोबारा से मीटिंग होती थी, लोग वोटिंग करते थे। ऐसे में अगर उस राजा का बेटा इस लायक नहीं है कि उसको राजा बनाया जाए, तो लोगों के पास पावर रहती थी कि वो किसी दूसरे आदमी को राजा चुन सकते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंस था मोनार्कियल स्टेट में और नॉन मोनार्कियल स्टेट में। एक और मेजर बात जो तुम्हें जानने की जरूरत है वो ये कि जो मोनार्कियल स्टेट थी बेसिकली इनको जनपद कहा जाता था, और जो नॉन मोनार्कियल स्टेट थी इनको संघ कहा जाता था या फिर गण कहा जाता था। अब जैसे कि सिद्धार्थ गौतम की स्टोरी में बताया जाता है कि जो उनके पिता थे राजा शुद्धोधन, वो शाक्या संघ के रूलर थे। संघ बेसिकली नॉन मोनार्कियल स्टेट को कहा जाता था। तो इसका मतलब है कि जो कपिल वस्तु था जो कि राजा शुद्धोधन के अंडर था, वो भी एक नॉन मोनार्कियल स्टेट थी, यानी कि वहां पर भी वोटिंग वाला सिस्टम चलता था एक राजा को चुनने के लिए। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये जो शाक्याओं का किंगडम था, ये जो शाक्याओं का राज्य था, ये एक नॉन मोनार्कियल स्टेट थी, ये एक संघ था। तो इस संघ के जो राजा थे वो थे राजा शुद्धोधन,
ये जो संघ था इसका एक रूल था कि इसकी असेंबली को ज्वाइन करने के लिए किसी भी मेंबर की जो एज है वो 20 साल से ऊपर होनी चाहिए या फिर 20 साल होनी चाहिए। ऐसे में जब सिद्धार्थ गौतम की एज 20 साल हुई तो अब उसका संघ का सदस्य बनने का समय आ चुका था। शाक्यों का अपना एक असेंबली हॉल हुआ करता था जहाँ पर सारी मीटिंग्स होती थी, सारी सभाएं होती थी। ऐसे में सिद्धार्थ गौतम के जो पिता थे राजा शुद्धोधन, वो संघ के पुरोहित को कहते हैं कि एक मीटिंग बुलाई जाए और उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया जाना था कि सिद्धार्थ को नया मेंबर चुना जाए या फिर नहीं। ऐसे में जो संघ के पुरोहित थे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में शाक्यों का जो संघ था उसके सारे मेंबर प्रेजेंट थे, सारे मेंबर उपस्थित हुए। शाक्यों के संघ के जो सेनापति थे वो संघ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि शाक्यों के परिवार में पैदा हुए गौतम संघ का सदस्य बनना चाहते हैं। उनकी एज 20 साल हो चुकी है, वो हर तरह से संघ का सदस्य बनने के लायक हैं। ऐसे में मेरा प्रस्ताव है कि सिद्धार्थ गौतम को संघ का नया सदस्य चुना जाए। ऐसे में यदि कोई इस बात का विरोध करना चाहता है तो बोले। अब ये जो शाक्यों का संघ था, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर वोटिंग सिस्टम चलता था। ऐसे में इनका ये रूल था कि किसी भी डिसीजन को पास करने के लिए 3 बार परमिशन की जरूरत होती थी। अगर 3 बार कोई इस परमिशन के अगेंस्ट नहीं बोलता तो इस डिसीजन को पास कर दिया जाता था। ऐसे में जो सेनापति था वो संघ को संबोधित करते हुए कहता है कि सिद्धार्थ को संघ का नया मेंबर चुना जा रहा है। अगर कोई इस डिसीजन के अगेंस्ट है तो बोले। तो ऐसे में जितने भी संघ के मेंबर वहां पर प्रेजेंट थे, कोई भी इस डिसीजन के अगेंस्ट नहीं था। इसके बाद जो संघ का सेनापति था वो दोबारा से संघ को संबोधित करते हुए कहता है कि सिद्धार्थ गौतम को संघ का नया सदस्य चुना जा रहा है। अगर कोई इस डिसीजन के अगेंस्ट है तो बोले। दूसरी बार फिर किसी ने इस डिसीजन का विरोध नहीं किया। संघ को संबोधित करते हुए सेनापति तीसरी बार फिर पूछते हैं कि सिद्धार्थ गौतम को नया सदस्य चुना जा रहा है। ऐसे में यदि कोई भी संघ का सदस्य इसका विरोध करता है तो बोले। तो तीसरी बार भी किसी ने इस डिसीजन का विरोध नहीं किया, तो इसलिए 3 बार डिसीजन पास होने के बाद सिद्धार्थ गौतम को संघ का नया सदस्य चुना गया। इसके बाद जो संघ के पुरोहित थे वो सिद्धार्थ को संघ के कुछ रूल्स बताते हैं जो कि उनको फॉलो करने थे, जो कि हर सदस्य को फॉलो करने होते थे। पहला रूल ये था कि अपने पूरे तन मन धन से शाक्यों की रक्षा करनी होगी। संघ की हर सभा में उपस्थित रहना होगा। आपको बिना पक्षपात के किसी भी संघ के मेंबर की गलती को खुलकर कहना होगा। अगर तुम पे कोई दोष लगाया जाए तो गलती होने पे उसे एक्सेप्ट करना होगा और अगर गलती नहीं है तो खुद को निर्दोष साबित करना होगा। तो ऐसे कुछ रूल्स थे जो कि संघ के पुरोहित ने सिद्धार्थ को समझाए। इसके बाद संघ के पुरोहित ने सिद्धार्थ को कुछ ऐसे रूल बताए जिसकी वजह से उन्हें संघ का सदस्य बनने से निष्कासित किया जा सकता था, उनको निकाला जा सकता था। वो रूल कुछ ऐसे थे कि झूठ बोलने पर उनको संघ से निकाला जा सकता था, झूठी गवाही देने पर, किसी की हत्या करने पर या फिर चोरी करने पर। तो ये कुछ रूल्स थे जो सिद्धार्थ को फॉलो करने थे संघ का सदस्य बने रहने के लिए। इसके बाद सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने नियम बताए हैं इसका बहुत अच्छे से पालन करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद सिद्धार्थ को संघ का सदस्य चुन लिया जाता है। सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बने अब पूरे 8 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। सिद्धार्थ संघ के काफी अच्छे, वफादार और दृढ़ सदस्य साबित हुए। उनकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो कि सिद्धार्थ के परिवार के लिए एक दुर्घटना साबित हुई। और यहीं से तुम्हें स्टोरी पर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि अब मैं तुमसे वो वाला पार्ट शेयर करने वाला हूँ जिसमें तुम्हें ये पता चलेगा कि सिद्धार्थ ने अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ा था या फिर उन्हें घर से निकाला गया था। शाक्यों का ये जो किंगडम था, इसके साथ ही कोलियों का किंगडम हुआ करता था और इन दोनों ही राज्यों को सेपरेट करती थी एक नदी जिसका नाम था रोहिणी नदी। शाक्य और कोलिय दोनों ही अपनी खेतों की सिंचाई करने के लिए इसी रोहिणी नदी के पानी का इस्तेमाल करते थे। हर साल फसल के दौरान दोनों ही किंगडम्स के बीच में बहस हुआ करती थी कि सबसे पहले रोहिणी नदी का पानी कौन इस्तेमाल करेगा और कितना इस्तेमाल करेगा। ये जो बहस थी कभी कभी झगड़ों में बदल जाती थी और ये झगड़े लड़ाइयों में बदल जाया करते थे। जिस साल सिद्धार्थ गौतम 29 साल के हुए उस समय शाक्यों और कोलियों के नौकरों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, जिससे कि दोनों साइड के लोगों को काफी ज्यादा चोट पहुंची थी। तो ऐसे में उनका फैसला था कि अब तो युद्ध ही होगा। ऐसे में शाक्यों के जो सेनापति थे उन्होंने संघ के सदस्यों की एक सभा बुलाई और इस मीटिंग में संघ के सारे मेंबर्स प्रेजेंट थे। शाक्यों को संबोधित करते हुए सेनापति ने कहा कि कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया है और हमारे लोगों को पीछे हटना पड़ा है। ऐसा पहली बार नहीं है, कोलियों ने पहले भी ऐसी कई हरकतें की हैं। हमने इस बार तो सहन कर लिया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं चल सकता। अब तो इस समस्या का एक ही हल है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। अब जैसे कि मैंने कहा कि कपिलवस्तु के अंदर वोटिंग सिस्टम चल रहा था, वहां पर सभी लोगों की सहमति की जरूरत होती थी। ऐसे में सेनापति ने कहा कि हमें कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करनी है।
अगर कोई इस युद्ध का विरोध करता है तो बोले। ऐसे में सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़े हुए और बोले कि मैं इस युद्ध का विरोध करता हूँ। युद्ध से कभी किसी समस्या का हल नहीं निकलता, बल्कि युद्ध का एक बीज बो दिया जाता है जो कि आगे बढ़ता ही जाता है। सिद्धार्थ का ऐसा कहना था कि जो इंसान किसी की हत्या करता है उसकी हत्या करने वाला कोई मिल जाता है, जो किसी को लूटता है उसको लूटने वाला कोई मिल जाता है, और जो किसी को जीतता है उसको कोई जीतने वाला मिल जाता है। इस तरह से समस्या का कोई हल नहीं निकलता, युद्ध कभी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। सिद्धार्थ का कहना था कि हमें कोलियों के विरुद्ध युद्ध लड़ने में इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। सबसे पहले हमें इस बात का सावधानी से पता लगाना चाहिए कि आखिर दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि पहले हमारे लोगों ने शुरुआत की थी, जिस पर सेनापति ने कहा कि ये बात सच है कि शुरुआत पहले हमारे लोगों ने की थी, पर यह बात भी याद रखनी चाहिए कि रोहिणी नदी का पानी इस्तेमाल करने की इस बार हमारी बारी थी। इस पर सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि चलो इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि हम भी निर्दोष नहीं है, गलती तो हमारी भी है। ऐसे में सिद्धार्थ ने कहा कि हमें अपने लोगों में से 2 आदमियों को चुनना चाहिए और कोलियों को भी ऐसा ही कहा जाए कि वो भी अपने लोगों में से 2 आदमी चुने। फिर ये 4 लोग मिलकर एक 5वें आदमी को चुने और ये 5 लोग मिलकर इस समस्या का निपटारा कर दे। ये डिसीजन था सिद्धार्थ गौतम का। सिद्धार्थ गौतम ने जो प्रस्ताव रखा था इसको काफी लोगों की सहमति मिली, लेकिन सेनापति इसके विरोध में था। ऐसे में शाक्य संघ के अंदर 2 टीम बन चुकी थी, एक वो जो कि युद्ध चाहते थे जो कि सेनापति की तरफ थे, और एक वो जो कि शांति चाहते थे जो कि सिद्धार्थ गौतम की तरफ थे। ऐसे में दोनों के लिए वोटिंग की गई, जिसमें सेनापति का जो डिसीजन था उसको ज्यादा वोट्स मिले, इसलिए सेनापति का डिसीजन पास कर दिया गया, यानी कि युद्ध होकर रहेगा। अगले दिन सेनापति ने शाक्यों की एक और मीटिंग बुलाई, जिसमें इस डिसीजन को पास किया जाना था कि 20 साल से लेकर 50 साल जिसकी भी एज है उसके लिए ये कंपलसरी कर दिया जाए कि उसको सेना में भर्ती होना है और कोलियों के खिलाफ युद्ध में लड़ना होगा। इस मीटिंग में वो लोग भी प्रेजेंट थे जिन्होंने सिद्धार्थ गौतम का साथ दिया था जो युद्ध नहीं चाहते थे, और वो लोग भी प्रेजेंट थे जिन्होंने सेनापति का साथ दिया था जो युद्ध चाहते थे। अब जो तो सेनापति की टीम की तरफ थे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो युद्ध चाहते थे, तो वो इस अनिवार्य सेना भर्ती का समर्थन करते थे। लेकिन जो सिद्धार्थ गौतम का साथ दे रहे थे जो युद्ध नहीं चाहते थे उनके लिए ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि अब 2 टीम बन चुकी थी, एक सेनापति की, एक सिद्धार्थ गौतम की। ऐसे में जो सिद्धार्थ गौतम की टीम थी जो युद्ध नहीं चाहते थे उनको ऐसे लगा कि अगर सेनापति की इस भर्ती को अनिवार्य कर दिया गया हर किसी के लिए तो उनको भी युद्ध लड़ना पड़ेगा। ऐसे में वो इस बात को अपनी हार के रूप में देख रहे थे कि उनको सेनापति की टीम के सामने हारना पड़ेगा, लेकिन वो इस बात का विरोध भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि सेनापति का जो डिसीजन है उसको पास कर दिया गया है और अगर वो इसका विरोध करेंगे उनको कड़ी सजा दी जाएगी। शाक्यों का ये जो संघ था इसमें किसी डिसीजन के पास कर दिए जाने पर अगर कोई इसका विरोध करता था उसको कड़ी सजा दी जाती थी। ऐसे में शाक्यों के सेनापति ने कहा कि अनिवार्य सेना भर्ती का अगर कोई विरोध करना चाहता है तो बोले। तो ऐसे में सिद्धार्थ गौतम देखते हैं कि उनके सारे समर्थक चुप बैठे हैं, तो इसलिए वह अपने स्थान पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं इस अनिवार्य सेना भर्ती का विरोध करता हूँ। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि तुम्हारे पास ज्यादा बहुमत है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं इस अनिवार्य सेना भर्ती का विरोध करता हूँ। मैं ना तो इस अनिवार्य सेना भर्ती में शामिल होने वाला हूँ और ना ही कोलियों के खिलाफ युद्ध लड़ने वाला हूँ। ऐसे में सेनापति ने कहा कि क्या तुम संघ के इस डिसीजन के अगेंस्ट जा रहे हो कि तुम्हें अपनी उस शपथ को याद करना चाहिए जो कि तुमने संघ का सदस्य बनते समय ली थी कि तुम अपने तन मन धन से शाक्यों की रक्षा करने का वचन देते हो। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि ये बात सच है कि मैंने ये वचन दिया था कि मैं अपने तन मन धन से शाक्यों की रक्षा का वचन लेता हूँ, पर मुझे किसी भी तरह से ये नहीं लगता कि ये जो युद्ध किया जा रहा है कोलियों के खिलाफ ये किसी भी तरह से शाक्यों के हित में है, उनकी भलाई में है। सिद्धार्थ गौतम का ऐसा कहना था कि अगर संघ की भलाई के लिए मुझे निंदा का पात्र बनना पड़ता है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये जो डिसीजन है कोलियों के खिलाफ युद्ध लड़ना और अनिवार्य सेना भर्ती, मुझे किसी भी तरह से ये शाक्य संघ के भलाई में नहीं लगता। इसके साथ ही सिद्धार्थ गौतम ने उनको चेतावनी देते हुए कहा, उनको सावधान करते हुए कहा कि अगर शाक्यों को ये जो संघ है वो कोलियों के खिलाफ लंबा युद्ध लड़ता रहा तो ऐसे में शाक्यों का संघ कमजोर हो जाएगा और जो कोसल डायनेस्टी है उनके राजा को एक मौका मिल जाएगा कि वो शाक्यों की जो पावर है उसको लिमिट कर दे। अब जैसे कि मैंने कहा कि नॉर्थन इंडिया बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, इसमें कुछ जो किंगडम थे वो बड़े थे और कुछ छोटे थे। ऐसे में एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी जो थी कोसल डायनेस्टी। अब जो कपिल वस्तु था वो इस कोसल डायनेस्टी के अंडर ही काम करता था। वैसे तो कपिल वस्तु जो था वो एक इंडिपेंडेंट संघ था, वहां पर वोटिंग के थ्रू एक राजा को चुना जाता था, वो अपने डिसीजन खुद लेते थे, लेकिन कोसल डायनेस्टी ने शाक्य डायनेस्टी को जीत लिया था। तो ऐसे में अगर शाक्य किंगडम को कोई बड़ा डिसीजन लेना होता था तो उनको कोसल डायनेस्टी के राजा की परमिशन की जरूरत होती थी, और जो शाक्यों के राजा थे उनकी बहुत सारी पावर्स को लिमिट कर दिया गया था, यानी कि उनको एक लिमिट में काम करना होता था। ऐसे में सिद्धार्थ गौतम ने ये चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शाक्य संघ और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा तो जो कोसल डायनेस्टी के राजा हैं उनको एक तरह से मौका मिल जाएगा कि वो शाक्यों की जो पावर है उसको और ज्यादा लिमिटेड कर देंगे।
सिद्धार्थ की ऐसी बातें सुनकर सेनापति बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ये जो भाषण है तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, तुम्हें बहुमत के आगे सर झुकाना होगा। अब क्योंकि सिद्धार्थ गौतम ने शाक्यों के इस फैसले का विरोध किया था तो शाक्यों के नियमों के मुताबिक सिद्धार्थ को एक बड़ी सजा सुनाई जानी थी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि शाक्यों की जो पावर्स थी उनको लिमिटेड कर दिया गया था, तो शाक्य संघ को कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए कौशल डायनेस्टी के राजा की परमिशन की जरूरत थी। ऐसे में शाक्य संघ सिद्धार्थ गौतम को कोई बड़ी सजा नहीं दे सकते थे, जैसे कि फांसी या फिर मौत की सजा। इस पर सेनापति कहते हैं कि तुमको शायद ऐसा लगता होगा कि शाक्य संघ के डिसीजन का विरोध करने पर तुम्हें कोई बड़ी सजा नहीं सुनाई जा सकती, पर इस बात को याद रखो, संघ तुम्हारे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर सकता है या फिर तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त कर सकता है। सिद्धार्थ गौतम अब इस बात को समझ चुके थे कि वो किसी भी तरह से कोलियों के खिलाफ युद्ध का विरोध नहीं कर सकते, और अगर वो ऐसे ही युद्ध का विरोध करते रहे तो उनको एक बड़ा परिणाम झेलना पड़ सकता है। अब सिद्धार्थ गौतम के पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन थे। पहला, कि वो अनिवार्य सेना भर्ती में शामिल हो जाएं और कोलियों के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लें। दूसरा, कि उनके परिवार का बहिष्कार किया जाए और उनके खेतों को जब्त कर लिया जाए। तीसरा, कि सिद्धार्थ गौतम को फांसी की सजा दी जाए या फिर उनको देश से निकल जाने की सजा सुना दी जाए। अब क्योंकि सिद्धार्थ गौतम युद्ध के खिलाफ थे, वो किसी भी तरह से पहले डिसीजन को नहीं मान सकते थे। दूसरा डिसीजन उनके फैमिली के लिए था तो वो उसको भी नहीं मान सकते थे। तीसरा जो ऑप्शन था इसके बारे में सिद्धार्थ गौतम थोड़ा सोच सकते थे। ऐसे में सिद्धार्थ गौतम संघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि गलती मेरी है, मैंने शाक्यों के इस डिसीजन का विरोध किया है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। मेरे परिवार का बहिष्कार ना किया जाए और ना ही उनके खेतों को जब्त किया जाए। गलती मेरी है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मुझे चाहे फांसी की सजा सुना दी जाए या फिर देश से निकाल दिया जाए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरे परिवार को किसी भी तरह से सजा ना सुनाई जाए। अब शाक्यों का ये जो संघ था इसके सामने बड़ी समस्या थी। समस्या ये थी कि वो सिद्धार्थ गौतम को फैसले का विरोध करने के लिए सजा भी सुनाना चाहते थे, पर उनके अंदर ये डर भी था अगर उन्होंने शाक्य के राजा शुद्धोधन के बेटे को सजा सुना दी तो ऐसे में कौशल किंगडम के राजा को पता चल जाएगा, और अगर उनको पता चल गया तो वो शाक्यों की जो स्वतंत्रता है उसको कम कर देंगे, उस पर अपना अधिकार और ज्यादा जमा लेंगे। वो सिद्धार्थ गौतम को सजा भी देना चाहते थे, पर चाहते थे कि कौशल के राजा को पता भी ना चले। ऐसे में सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम से कहा कि चाहे संघ तुम्हें सजा सुनाए, चाहे तुम अपनी मर्जी से सजा को स्वीकार कर लो, फिर भी किसी न किसी तरीके से कौशल डायनेस्टी के राजा को पता चल ही जाएगा। ऐसे में सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि अगर यही समस्या है कि कौशल के राजा को पता ना चले तो मैं फिर एक साधु का जीवन अपना सकता हूँ। अगर मैं एक साधु बनकर देश को छोड़ूंगा तो ऐसे में कौशल नरेश को शक भी नहीं होगा और मैं अपनी सजा का पालन भी कर लूंगा। सिद्धार्थ गौतम का ये जो फैसला था ये काफी लोगों को पसंद आया, लेकिन सेनापति का ऐसा कहना था कि साधु बनने के लिए तुम्हें अपने परिवार की अनुमति की जरूरत होगी। जिस पर सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपने परिवार से अनुमति ले लूंगा और यदि मुझे अनुमति ना भी मिलती है तब भी मैं देश छोड़ दूंगा। शाक्यों का ये जो संघ था अब इस फैसले पर पहुंच चुका था कि सिद्धार्थ गौतम को साधु का जीवन अपनाना होगा और देश छोड़कर चले जाना होगा एक सजा के तौर पर, और इस बात का ध्यान रखना होगा कि कौशल डायनेस्टी के राजा को इस बात का पता ना चले, क्योंकि अगर उसको पता चला तो वो शाक्यों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसके बाद शाक्यों का एक सदस्य कहता है कि अगर सिद्धार्थ गौतम साधु बनकर भी देश को छोड़ेंगे और उसके तुरंत बाद कोलियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया जाएगा, फिर भी कहीं न कहीं कौशल डायनेस्टी के राजा को पता चल जाएगा कि सिद्धार्थ गौतम ने इसलिए देश छोड़ा होगा साधु बनकर क्योंकि युद्ध छेड़ा जा रहा था, फिर भी कहीं न कहीं उनको शक हो जाएगा। ऐसे में ये फैसला लिया गया कि सिद्धार्थ गौतम के साधु बनकर देश छोड़ने में और कोलियों के खिलाफ युद्ध छेड़ने में थोड़ा गैप डाल दिया जाए ताकि किसी को शक ना हो। शाक्यों का संघ अब ये फाइनल डिसीजन पे पहुंचा था कि सिद्धार्थ गौतम को साधु का जीवन अपनाना होगा और देश को छोड़ना होगा और कोलियों के खिलाफ जो युद्ध है उसको थोड़ी देर के लिए टाल दिया जाएगा। इससे उनको तैयारी करने के लिए समय भी मिल जाएगा और सिद्धार्थ के देश छोड़ने में और युद्ध शुरू होने में एक गैप पड़ जाएगा जिससे किसी को कोई शक नहीं होगा। इससे पहले कि सिद्धार्थ राजमहल वापस आते उनके परिवार वालों को पहले ही पता चल चुका था कि संघ की सभा में सिद्धार्थ के साथ क्या क्या हुआ है। उनके माता पिता बहुत दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। वह कहते हैं कि हम युद्ध से होने वाले दुष्परिणामों की चर्चा किया करते थे, पर हम नहीं जानते थे कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं भी नहीं जानता था कि ऐसी स्थिति बन जाएगी। मुझे लगा था कि समझाने से वे सब लोग शांति के समर्थक बन जाएंगे, लेकिन सेना के अधिकारियों ने इस बात को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझोगे कि मैंने किस स्थितियों में इस फैसले को लिया था। मैंने न्याय का रास्ता अपनाया और इस बात को ज्यादा बिगड़ने नहीं दिया। राजा शुद्धोधन इस पर राजी नहीं थे और ना ही प्रजापति गौतमी। उनका ऐसा कहना था कि हमें भी अपने साथ ही ले चलो। सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं तुम सबको साथ कैसे ले जा सकता हूँ। मेरे पुत्र राहुल का अभी जन्म ही हुआ है और नंद भी अभी एक छोटा बच्चा है। नंद सिद्धार्थ का सौतेला भाई था। गौतमी इस पर संतुष्ट नहीं हुई। उनका कहना था कि हम सब देश छोड़कर कौशल डायनेस्टी के राजा की अधीनता में जा सकते हैं और जनपद का हिस्सा बन सकते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो संघ के लोग क्या कहेंगे? क्या वो इसे देशद्रोह नहीं मानेंगे?
कि हमने संघ को छोड़कर जनपद को स्वीकार कर लिया। राजा शुद्धोधन का कहना था कि संघ ने अभी युद्ध को टाल दिया है, तुम अभी कुछ समय रुक जाओ, क्या पता युद्ध कभी शुरू ही ना हो। सिद्धार्थ ने कहा कि संघ ने युद्ध को मेरी वजह से टाला है ताकि मेरे देश छोड़ने में और युद्ध छिड़ने में थोड़ा समय बीत जाए, जिससे कि कौशल डायनेस्टी के राजा को ये शक ना हो। परिवार वाले सिद्धार्थ को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं वचन दे चुका हूँ तो उसे पूरा करना ही पड़ेगा। इसके बाद सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा से अनुमति लेने जाते हैं। यशोधरा कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने ये फैसला किस हालत में लिया है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती। अगर मुझे राहुल का पालन पोषण नहीं करना होता तो मैं भी तुम्हारे साथ साध्वी बनकर चल पड़ती। यशोधरा कहती है कि अपने पुत्र और परिवार की चिंता मत करना, मैं जब तक जीऊंगी उनकी देखभाल करूंगी। इसके बाद सिद्धार्थ घर वालों से विदा लेकर ऋषि भारद्वाज के पास गए, जिनका आश्रम कपिलवस्तु में ही था। इसके बाद सिद्धार्थ अपने सारथी छन्न और अपने प्यारे घोड़े कंथक को लेकर ऋषि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां पर उनके साधु बनने की तैयारी शुरू होती है। उन्होंने अपना सर मुंडवाया, साधु के कपड़े धारण किए और ऋषि भारद्वाज द्वारा साधु बनने की सारी जो रिचुअल्स थे, जो परंपरा थी, जो संस्कार थे, उनको पूरा किया गया और सिद्धार्थ गौतम के साधु बनने की घोषणा कर दी गई। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम सब लोगों से और अपने परिवार वालों से अनुमति लेकर कपिलवस्तु को छोड़कर जाने लगे। जब वो जा रहे होते हैं तो जनता भी उनके पीछे पीछे चल रही होती है। सिद्धार्थ गौतम पीछे मुड़कर कहते हैं कि मेरे पीछे आने का क्या लाभ है, मैं तो बस अपने वचन का पालन कर रहा हूँ। मैं शाक्यों और कोलियों के बीच के युद्ध को नहीं रोक पाया। जिसके बाद सब लोग रोते हुए पीछे लौट जाते हैं और सिद्धार्थ गौतम अपने सारथी छन्न और अपने घोड़े कंथक को लेकर नौमा नदी के तट पर पहुंचते हैं और इसके बाद कपिलवस्तु को छोड़कर निकल जाते हैं। जिस समय सिद्धार्थ ने संन्यास लिया था उस समय उनकी एज थी 29। अब तुम दोनों स्टोरीज को जानते हो। एक स्टोरी जो ये कहती है कि सिद्धार्थ ने 4 ऐसे दृश्य देखे थे जिससे प्रभावित होकर उन्होंने अपना घर छोड़ा था, और दूसरी स्टोरी ये जो मैंने अभी बताई है जो कहती है कि सिद्धार्थ को मजबूरी में घर छोड़ना पड़ा था क्योंकि उनको देश निकाला दिया गया था। अब ये फैसला तुम पर है कि तुमको कौन सी स्टोरी रियल लगती है, कौन सी स्टोरी तुम्हारे सवालों का सही जवाब देती है, ये तुम्हें डिसाइड करना है। अब तुम्हारे भी दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो सेकंड स्टोरी मैंने तुम्हें बताई है ये आई कहाँ से। ये स्टोरी आई है एक किताब से जिसका नाम है बुद्ध एंड हिज दम, जिसे लिखा है वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडिया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगर तुम चाहो तो इस किताब को पढ़ सकते हो, जिसमें तुम्हें बुद्धिज्म के बारे में और भी बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी जो शायद तुम्हें पता ना हो। तो तुम इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें कौन सी स्टोरी रियल लगती है? अब क्योंकि तुम इस सेकंड स्टोरी को जान चुके हो, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे क्या थॉट हैं इस स्टोरी के बारे में। क्या तुम्हें यह रियल लगती है या फिर तुम्हें पहली वाली स्टोरी रियल लगती है कि सिद्धार्थ गौतम ने 4 ऐसे दृश्य देखे थे जिसकी वजह से उन्होंने अपना घर छोड़ा था, या फिर ये वाली स्टोरी रियल लगती है कि उनको देश निकाला दिया गया था, उनको मजबूरी में घर छोड़ना पड़ा था? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।